नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। पढ़ाई.com पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा इरिगेशन शेड्यूलिंग पे रहेगा। पहले बात करते हैं जो हम लोगों ने करा रखा है। आप सिलेबस देख सकते हैं, ये हमारा एक्सपेक्टेड सिलेबस है, बीएओ और असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रोनॉमी का सिलेबस है। इसमें से हम लोगों ने मेथड्स ऑफ सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोगों ने करा रखा है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स पे, ये भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज का टॉपिक जो है ये शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होगा इरिगेशन पे, जिसमें हम लोग 1 घंटे क्लास लेंगे और पूरी तरह से इरिगेशन को कवर करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ इरिगेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी जितनी भी है, या वाटर और फील्ड क्रॉप्स के बारे में जितने भी इसमें इरिगेशन से रिलेटेड पॉइंट्स होंगे उसको डील करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे जो कि 250 MCQ सेशन पे रहेगा। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा लंबा भी होने वाला है, जिससे आपको 2 से 3 MCQ यहाँ से मिलने वाले हैं और एग्ज़ाम में भी आपको इसी से क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। इसमें कि क्रिटिकल स्टेज के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, या इंडिकेटर प्लांट्स के बारे में पूछा जाता है। चाहे आप AFO की बात करें, FCI की बात करें, बहुत सारे एग्जामिनेशन को आप देख लें। ऑब्जेक्टिव जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कि कितने क्वेश्चन ये सब टॉपिक से आते हैं। और जितने भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे ऊपर विश्वास करने के लिए। और आप देख सकते हैं पूरे जहाँ भी आप सर्च कर लें, कोई भी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एग्रीकल्चर का BAO का नहीं मिलने वाला है। हमारी तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर के साथ साथ आपको हर एक PDF नोट्स भी शेयर कर दिया जाता है। जितने लोगों ने डिमांड किया है हर लोगों को PDF नोट्स भी शेयर कर दिया गया है। तो होप करते हैं हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप लोग हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा सब्सक्राइबर बहुत कम है, बहुत कम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। कोई बात नहीं, जितने लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी उसके बाद आप प्रिपेयर करेंगे, तो आप लोग एक 4600 ग्रेड पे और 5400 ग्रेड पे को एग्जाम जॉब को ठुकराने की कगार पे हैं। उसके लिए इंतज़ार ना करें। हम आशा करते हैं आप लोग 2-3 महीने में इतने से प्रिपेयर हो जाएं कि आपका ये जॉब एटलीस्ट ना जाए, क्योंकि ये जॉब इससे बेहतर वैकेंसी एग्रीकल्चर में मुझे नहीं दिख रहा है फ्यूचर में अभी आने वाला होगा। तो जितने लोग भी वेट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में इतने अच्छे पोस्ट पे आना चाहते हैं तो अभी से लग जाएं। ये नहीं है कि आप हमारे चैनल से ही पढ़ें, जहाँ से भी आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, लेकिन आप एग्ज़ाम का डेट आने और वैकेंसी आने का इंतज़ार ना करें, क्योंकि वैकेंसी तो आनी ही है और बहुत जल्द आने वाली है, 2-3 महीने में आ ही जाएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जितने भी AFO से रिलेटेड स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये चाहे यूपी का AGTA का एग्जामिनेशन हो, यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग टॉपिक। इसमें पहला पॉइंट है व्हेन टू इरिगेट, हाउ टू इरिगेट और हाउ मच टू इरिगेट। इसी के प्रोसेस को हम लोग शेड्यूलिंग इरिगेशन में जानते हैं, या नेक्स्ट किसी और भाषा में इसको जानना चाहें जैसे कि ये टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द क्वांटिटी एंड टाइम ऑफ इरिगेशन सो दैट ऑप्टिमाइजिंग द क्रॉप यील्ड विद द हायर वाटर यूज एफिशिएंसी लीड्स टू सॉइल मिनिमम डैमेज। हमारे सॉइल को मिनिमम डैमेज करते हुए और वाटर को हायर यूज एफिशिएंसी पे ला के क्रॉप्स का यील्ड अच्छा करना, इसी टेक्निक को हम शेड्यूल्ड इरिगेशन में करते हैं। इसका फ़ायदा यही है। चलिए हम लोग अब बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है मेथड्स क्राइटेरिया ऑफ इरिगेशन या शेड्यूलिंग, क्राइटेरिया ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग। पहला है हमारा अप्रोचेज बेस्ड ऑन प्लांट फैक्टर। प्लांट फैक्टर में पहला ये पॉइंट है हमारा प्लांट अपीयरेंस। जैसे हम अपने क्रॉप्स को देख के जज कर लेते हैं कि हमारे क्रॉप्स को वाटर की रिक्वायरमेंट्स है या नहीं। उसमें सारे सिम्टम्स ऐसे दिख जाते हैं जो आपको पॉसिबली बता देंगे कि इसमें वाटर रिक्वायरमेंट्स हो गई है। जैसे हम मेज की बात करें तो प्लांट विल्टिंग, ड्रॉपिंग, कर्लिंग और रोलिंग जैसे सीन आपको एक इंडिकेटर हैं कि आप इसमें मेज में वाटर की रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है, शेड्यूल इरिगेशन की रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है। कुछ प्लांट्स में वाटर स्टेज के टाइम एक कैरोटीनॉइड अपीयरेंस भी आ जाता है, जो कि येलो और ऑरेंज कलर का होता है, और एंथोसायनिन पिगमेंट्स भी दिखने को मिलता है, जो कि बताता है कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स उस पर्टिकुलर क्रॉप्स में हो चुका है।
अगर बात करें हम शुगर केन और कॉटन में, तो इसके लिए शॉर्टनिंग ऑफ इंटर नोड्स, जैसे ही शॉर्टनिंग ऑफ इंटर नोड्स होता है तो हम समझ सकते हैं कि उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है। या ग्रेप्स की बात करें तो उसका स्टेम इलोंगेशन जो है वो रिटार्ड कर जाता है। ये हमारा प्लांट अपीयरेंस पे है। नेक्स्ट भी है हमारा क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज। क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज हम सभी जानते हैं कि क्रॉप्स में कुछ ऐसे स्टेज आते हैं जिस पे हम लोग अगर वाटर रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं करते हैं तो क्रॉप को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और हमारे यील्ड बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे हम राइस की बात करें तो पैनिकल इनिशिएशन या फ्लावरिंग के टाइम वाटर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है। उस टाइम पे अगर फुलफिलमेंट नहीं होता है तो एक वो क्रिटिकल स्टेज होता है। जैसे वीट का हम लोग सभी जानते हैं, बहुत फेमस है CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन, और या जॉइंटिंग की बात करें या मिल्किंग स्टेज की बात करें तो ये सब एक क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज है। इस पे आपको वाटर रिक्वायरमेंट्स होती है और क्रॉप को उस पर्टिकुलर टाइम पे पानी देना ही देना होता है, जिससे कि लॉस बिल्कुल भी यील्ड में ना हो। ये हमारा क्रिटिकल ग्रोथ स्टेज है। और सेकेंड इसमें पॉइंट है, द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ इज वन एट विच अ हाई डिग्री ऑफ वाटर स्ट्रेस वुड काउज मैक्सिमम लॉस इन यील्ड। ये ऐसा क्रिटिकल स्टेज होता है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज उसी को कहते हैं जिसमें कि अगर पानी नहीं दिया जाए तो सबसे ज़्यादा डैमेज हमारे क्रॉप्स को होता है। चलिए बात करते हैं हमारा सीड पॉइंट जो कि इंडिकेटर प्लांट्स पे है। देयर आर सम प्लांट्स सेंसिटिव टू सॉइल वाटर वेरिएशन। दे मे बी यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द वाटर स्ट्रेस इन क्रॉप्स दैट do not show symptoms of water stress easily or exhibit the same when they have already suffered seriously। जैसे कि हम बात करते हैं कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसमें कि ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, वाटर स्ट्रेस हो चुकी होती है, फिर भी प्लांट्स में कोई भी सिम्टम्स ग्रो नहीं होता है, जिससे हम पर्टिकुलर टाइम पे पानी नहीं देते हैं, जिससे हमारा क्रॉप यील्ड बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाता है। क्योंकि हमें उस क्रॉप्स पे कोई भी स्ट्रेस दिखाई नहीं देता है, कोई भी अलग सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक इंडिकेटर प्लांट, जो कि वाटर स्ट्रेस के आने से पहले ही उसमें सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिससे हम अपने मेन क्रॉप्स को बचा पाते हैं। तो इंडिकेटर प्लांट्स क्या होता है, होप करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग इसको अपने मेन क्रॉप्स में यूज करते हैं एज ए इंडिकेटर, कि जिसमें अगर कि हमारे मेन क्रॉप्स में वाटर रिक्वायरमेंट्स जैसे ही हो उससे पहले ही हमारा जो इंडिकेटर प्लांट होगा वो शो कर देगा अपने सिम्टम्स से कि इसको वाटर रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है, इसमें वाटर, इसका फील्ड में वाटर की कमी हो चुकी है। जैसे बात करें सनफ्लावर को, सनफ्लावर प्लांट्स आर ऑफन यूज्ड एज इंडिकेटर प्लांट इन ऑनियन क्रॉप। जैसे कि ऑनियन क्रॉप की बात करें प्याज में, तो हम लोग अक्सर सनफ्लावर को यूज करते हैं। हाँ, इसमें एक पॉइंट है कि जब भी इंडिकेटर प्लांट को यूज करते हैं तो उसके लिए काफ़ी केयर की आवश्यकता होती है, जिसमें शेडी एरिया में उस क्रॉप्स को ग्रो नहीं किया जाता है, नहीं तो हमारे सिम्टम्स डेवलप नहीं होंगे और उससे हमारा क्रॉप यील्ड डिक्रीज हो सकता है अगर हमें पता ना चला कि उसमें वाटर रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है। तो जब भी हम इंडिकेटर प्लांट्स की बात करें तो उसे हमें उसके लिए केयर की आवश्यकता होती है, उसे बिल्कुल भी शेडी एरिया में लगाना नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सॉइल कम सैंड मिनी प्लॉट टेक्निक। इस टेक्निक की बात करें तो इस टेक्निक से भी हम वाटर रिक्वायरमेंट्स शेड्यूल्ड इरिगेशन का पता कर सकते हैं। कैसे? द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दिस टेक्निक इज टू रिड्यूस आर्टिफिशियली द अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल प्रोफाइल इन द मिनी प्लॉट बाय मिक्सिंग सैंड विथ इट। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन दिस इज डन प्लांट ग्रोइंग ऑन द सैंड मिक्स्ड प्लॉट शो विल्टिंग सिम्टम्स अर्लियर देन इन द रेस्ट ऑफ द फील्ड। इसका अगर हिंदी में बात करें तो एक 1/1 मीटर का एक एरिया लेते हैं फील्ड में, उस गड्ढे में, और उसको 1 मीटर डेप्थ में उसमें सैंड मिला देते हैं अबाउट 5%, और फिर अच्छे से मिला के उसको कवर कर दिया जाता है।
और जैसे ही बाकी सारे एरिया को ऐसे छोड़ दिया जाता है और उसमें एक क्रॉप्स लगा दिया जाता है, जैसे उस क्रॉप्स उस एरिया में, क्योंकि सैंड को मिक्स होने से वहाँ उसका वाटर जो है लेवल जल्दी डिक्रीज होता है, तो उस क्रॉप में हमारे मेन क्रॉप से पहले ही सिम्टम्स दिख जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमें पहले मालूम चल जाता है कि हमारे क्रॉप्स को, हमारे मेन क्रॉप्स को इरिगेशन का नीड हो चुका है, जिससे हम अपने टाइम पे, शेड्यूल टाइम पे इरिगेशन दे पाते हैं। और ये जो हमारा क्रॉप होता है ये बिल्कुल उसी फील्ड में भी हो सकता है जिस फील्ड में मेन क्रॉप है, उसी फील्ड में हम इस क्रॉप को भी यूज करते हैं। ये हमारा ई पॉइंट है, शेड्यूल्ड इरिगेशन का प्लांट पॉपुलेशन। Increase in plant population by 1.5 to 2 times that of optimum. This happens because when more plants are there per unit area, the available water within that zone is depleted rapidly as compared to other area. अब इसके बारे में बात करें तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसमें हमारा मेन क्रॉप्स लगा हुआ है। उस एरिया में मेन क्रॉप्स लगने के बाद एक छोटा सा एरिया में हम 1.5 से 2 टाइम सीड लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं। जैसे कि अगर हम सीड को भी ग्रो करते हैं तो जितना हम लोगों ने सीड यूज किया है मेन फील्ड में, उससे लगभग दुगुना हम उस पर्टिकुलर एरिया, छोटे से एरिया में सीड्स को यूज करते हैं, जिससे कि वहाँ का जो प्लांट ग्रोथ हो वो लगभग दोगुना हो हमारे मेन एरिया से, जिससे कि वो जो जितने भी वहाँ पे पेड़ पौधे, जितने पौधे हैं, जितने हमारे क्रॉप्स हैं, वो वाटर को डिप्लीट करते हैं बहुत जल्दी। कि मैक्सिमम प्लांट्स रहेगा तो डिप्लीशन ऑफ वाटर मैक्सिमम और बहुत जल्दी होगा, जिससे हमें मेन क्रॉप्स को बचाने में सुविधा होती है। जैसे बात करें कि हमारा मेन क्रॉप्स में जो क्रॉप्स हैं वो एक है, और जो उस एरिया की बात करें तो हर एरिया पे लगभग 2-2 क्रॉप्स मौजूद रहते हैं, तो वहाँ का वाटर जो है वो जल्दी डिप्लीट करता है और वहाँ पे सिम्टम्स, वाटर ख़त्म होते ही सिम्टम्स दिख जाते हैं और हमारे मेन एरिया में उस समय वाटर मौजूद रहता है। तो हम समझ जाते हैं कि इस समय रिक्वायरमेंट्स हमारे मेन एरिया को भी अब होने वाली है, तो हम लोग शेड्यूल टाइम पे इरिगेट कर पाते हैं। होप करते हैं ये आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं सॉइल मॉइस्चर अप्रोच पे। ये सबसे कॉमन मेथड है जो भी किसान लोग या हम लोग गांव में देखते हैं कि फील करने के बाद या टच करने के बाद सॉइल को लोग पता कर लेते हैं, किसान लोग, कि इसमें सॉइल को इरिगेशन की रिक्वायरमेंट्स है या नहीं। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड एंड सिंपल मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। ये सबसे पुराना और सबसे सिंपल मेथड है और इसमें देख के या फील करके हम लोग अपने हाथ से सॉइल मॉइस्चर का पता करते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें रूट जोन में, किसी भी क्रॉप्स के रूट जोन तक जाके वहाँ के मिट्टी को एक गोला बना के, एक सर्कल बना के ऊपर फेंकते हैं और फिर उसे कैच करते हैं। उस आधार पे जिनके पास भी नॉलेज होगा, उस आधार पे वो पता कर लेते हैं कि इसमें वाटर लेवल कितना है और उससे वो वाटर शेड्यूल्ड अपने हिसाब से कर पाते हैं। और ये इसका जो एक्यूरेसी है जजमेंट का, वो एक्सपीरियंस से ही आता है। जितने भी किसान लोग एक्सपीरियंसड हैं उसको बहुत आसानी से कर पाते हैं। बात करें क्वेश्चन, ये हमारा पॉइंट बी का, डिप्लीशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। इन दिस मेथड द परमिशियल डिप्लीशन लेवल ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर इन द इफेक्टिव क्रॉप रूट जोन इज कॉमनली टेकन एज एन इंडेक्स। जैसे बात करें इन जनरली फॉर मेनी क्रॉप्स शेड्यूल इरिगेशन एट 20 to 25%। अधिकतर क्रॉप्स की बात करें तो 20 से 25% अगर डिप्लीट करता है तो हम लोग इरिगेशन को शेड्यूल कर देते हैं, इरिगेशन दे देते हैं, क्योंकि वो एक ऑप्टिमम मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेज में आ जाता है। जैसे कुछ और क्रॉप्स की बात करें तो वो लगभग 50% पे शेड्यूलिंग होता है। तो ये डिप्लीशन, जैसे ही हमारा 25% डिप्लीट होता है, जैसे ही हमें मालूम चलता है कि 20 से 25% डिप्लीट हो चुका है, तो हम लोग इरिगेशन शेड्यूल कर देते हैं। आते हैं थर्ड पॉइंट पे, ये है हमारा क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच।
ये सबसे टफेस्ट होता है। जैसे इसमें बात करते हैं ईवो ट्रांसपिरेशन मेनली डिपेंड्स अपॉन climate. The amount of water lost by evapotranspiration is estimated from climatological data, and when it reaches a particular level, irrigation is scheduled. इसमें अगर ET की बात करें तो जब ET हमारा एक पर्टिकुलर लेवल पे आ जाता है तभी हम अपना इरिगेशन शेड्यूल करते हैं। इसमें ईवो ट्रांसपिरेशन कितना होता है उसको हम लोग डिटरमाइन करते हैं। इसमें जैसे कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच का बात करें तो एक कम्युलेटिव पेन इवोपोरेशन होता है, सेकेंड है IWCP रेशियो और तीसरा है इवेपोरीमीटर। इसमें कम्युलेटिव पेन इवोपोरेशन की बात करें तो एक पेन लेते हैं, उसमें कितना इवोपोरेट होता है पानी, उस आधार पे हम लोग इसमें बात करते हैं और इसमें बहुत सारा पुराना डाटा भी यूज होता है। बात करें अब एडवांटेज ऑफ शेड्यूलिंग इरिगेशन। हमें सभी को पता है कि अगर शेड्यूल्ड इरिगेशन टाइम पे इरिगेशन नहीं करते हैं तो हमारा यील्ड लॉस होता है, हमारे क्रॉप्स का यील्ड लॉस होता है और किसान को काफ़ी क्षति होती है। तो इसमें अगर पहला बात करें तो इरिगेशन शेड्यूलिंग इनेबल्स द फार्मर टू शेड्यूल वाटर रोटेशन टू रिड्यूस द मिनिमाइज क्रॉप वाटर स्ट्रेस एंड मैक्सिमाइज यील्ड। अगर हम टाइम पे इरिगेशन देते हैं तो हमारा पानी का यूज भी कम होता है और क्रॉप पे वाटर स्ट्रेस कम होता है, जिससे कि यील्ड हमारा काफ़ी अच्छा होता है। सेकंड पॉइंट की बात करें, इट रिड्यूस द फार्मर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ वाटर एंड लेबर। अगर सही टाइम पे हम वाटर और लेबर को यूज करते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी कम होता है, जिससे फार्मर को काफ़ी प्रॉफिट होता है। थर्ड पॉइंट की बात करें, इट इंक्रीज फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी बाय रिड्यूसिंग रन ऑफ एंड डीप पर्कुलेशन लीचिंग। डीप पर्कुलेशन जिसको लीचिंग बोलते हैं, ये इरिगेशन को अगर शेड्यूल टाइम पे हम लोग करते हैं तो ये फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी, जिससे कि फर्टिलाइजर का यूज काफ़ी अगर कहीं 20% हो रहा है तो वो 25% पे आ जाता है, तो फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी जो है वो बढ़ जाता है और रन ऑफ जो है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। फोर्थ पॉइंट की बात करें, इट मिनिमाइजेज वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम बाय रिड्यूसिंग ड्रेनेज रिक्वायरमेंट्स। इससे हमारा जो है वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम भी बिल्कुल बहुत हद तक ख़त्म हो जाता है। और पाँचवीं पॉइंट की बात करें तो इट इंक्रीजेज द नेट रिटर्न एंड नेट प्रॉफिट ऑफ द फार्मर्स। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सही टाइम पे शेड्यूल्ड इरिगेशन करते हैं तो हमारा फार्मर्स का नेट रिटर्न और प्रॉफिट काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ हमारा टॉपिक ये एंड होता है, एंड नहीं, इसमें एक पॉइंट और भी है, आप देख सकते हैं डेफिसिट इरिगेशन है। ये पॉइंट आपको मैंने एक बुक से ले रखा है जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी है, TY रेड्डी का या शंकरा रेड्डी का बुक से। तो इसमें है कि डेफिसिट इरिगेशन इज अप्लाइंग वाटर लेस देन रिक्वायरमेंट्स। जैसे कि जितना रिक्वायरमेंट्स होता है हमें डेफिसिट इरिगेशन में, उससे हम कम उसको वाटर देते हैं। जैसे कि पार्शियल रूट ड्राइंग इरिगेशन इज अप्लाइंग वाटर टू वन साइड ऑफ द प्लांट एंड कीपिंग अदर हाफ पोर्शन एज ड्राई। जैसे कि हम उसके रूट जोन पे उसके हाफ साइड को हम वाटर देते हैं और हाफ साइड को बिल्कुल ड्राई रखते हैं। इसमें वाटर रिक्वायरमेंट्स वाटर की बचत काफ़ी हद तक होती है और नेक्स्ट टाइम जब इधर का पोर्शन सूख जाता है तो नेक्स्ट टाइम और जब हमें अगेन देना होता है वाटर, तो वो हम इरिगेशन करते हैं अलग साइड में। फिर इसके जो पुराने साइड में जो पहले से इरिगेट था उसको ड्राई रखते हैं और पुराने वाले को फिर से जो कि पहले ड्राई था उसको इरिगेट कर देते हैं और फिर से वो आधा आधा रहता है। इससे कभी कभी ऐसा भी हुआ होता है कि हमारा यील्ड जो है वो लॉस हो जाता है, कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है। ये है हमारा डेफिसिट इरिगेशन। चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स की बात करें। हम चाहे थे कि इसका आपको डिटेल पिक्चर एनालिसिस के साथ दिखाएं। चलिए वो भी अगर समय मिलेगा तो ज़रूर हम दिखाएंगे। इम्पोर्टेंट मॉइस्चर सेंसिटिव स्टेजेज, अगर इस वक्त पानी नहीं दिया जाए तो आपके क्रॉप्स को सबसे ज़्यादा हानि होती है। और ये इस पोर्शन से आपको क्वेश्चन
हमेशा आने ही वाला है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे राइस की बात करें तो पेनिकल इनिशिएशन और फ्लावरिंग के टाइम पे ये आपका मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है राइस का। वीट का हम सभी जानते हैं, वीट और राइस का ये वीट का CRI स्टेज होता है। इवन ज्वाइंटिंग और मिल्किंग भी एक बिल्कुल भी सेंसिटिव स्टेज होता है वीट का। और बात करें हमारा सोरगम की तो ये है सीडलिंग या और फ्लावरिंग के टाइम ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज में आता है। मेज की बात करें तो सिल्किंग और टेसलिंग, ये कई बार एग्जाम में सिल्किंग और टेसलिंग आ चुका है, मेज का कई बार आ चुका है। बात करें पर्ल मिलेट की तो फ्लावरिंग या पेनिकल इनिशिएशन भी आता है। फिंगर मिलेट की बात करें तो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज आता है फ्लावरिंग और पेनिकल इनिशिएशन, इस वक्त रिक्वायरमेंट्स होती ही है। बात करें ग्राउंड नट की तो रैपिड फ्लावरिंग, पैगिंग और अर्ली पॉड फॉर्मेशन, ये ग्राउंड नट का मैं AFO में कई बार देखा हूँ, ये क्वेश्चन आपको अक्सर मिलता है ग्राउंड नट का। रेड ग्राम की बात करें तो फ्लावरिंग और पॉड फॉर्मेशन भी रहता है। ग्रीन ग्राम की बात करें तो फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन, और ब्लैक ग्राम की बात करें तो फ्लावरिंग एंड पॉड फॉर्मेशन एक क्रिटिकल स्टेज है। ये सारा डाटा आपको बिल्कुल भी याद होना चाहिए, बिल्कुल ही याद होना चाहिए। शुगर केन की बात करें तो ये हमारा है फॉर्मेटिव स्टेज। सोयाबीन की बात करें तो ब्लूमिंग एंड सीड फॉर्मेशन है, क्रिटिकल स्टेज आता है। कॉटन की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन टोबैको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लावरिंग एंड बॉल डेवलपमेंट। और टोबैको की बात करें तो इसका क्रिटिकल स्टेज होता है ट्रांसप्लांटिंग टू फुल ब्लूम। चिलीज की बात करें तो फ्लावरिंग आता है। फिर पोटैटो की बात करें तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्यूबर इनिशिएशन टू ट्यूबर मैच्योरिटी। और ऑनियन की बात करें तो बल्ब फॉर्मेशन टू मैच्योरिटी। और टोमेटो की बात करें तो फ्रॉम द कॉमेंसमेंट ऑफ फ्रूट सेट, जब भी फ्रूट सेट शुरू होता है उसी समय हमें ये एक मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है। पीज की बात करें तो फ्लावरिंग एंड पॉट डेवलपमेंट। कैबेज की बात करें, हाँ कैबेज भी आप कई बार आप देख सकते हैं एग्जाम में, इसमें लगभग सारे जितने भी क्रॉप्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कैबेज की बात करें तो हेड फॉर्मेशन अंटिल बिकमिंग फर्म। और ये कैरोट की बात करें तो रूट इनलार्जमेंट, ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है। आप सारे लोग इसको लिख लें या PDF में शेयर कर दूंगा, और इसे आपको बहुत जुबान पे याद होना चाहिए। चलिए बात करते हैं इंडिकेटर क्रॉप्स की, इंडिकेटर प्लांट्स। ये पहले ही हम लोगों ने डील कर रखा है कि इंडिकेटर क्रॉप्स क्या होता है। जैसे कि बहुत सारे क्रॉप्स की बात करें तो उसमें वाटर रिक्वायरमेंट्स, वाटर स्ट्रेस में क्रॉप रहते हुए भी कोई भी अर्ली सिम्टम या कोई भी सिम्टम नहीं दिखाता, जिससे हम वाटर इरिगेशन करने में लेट कर देते हैं, जिससे हमारा क्रॉप यील्ड काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। उससे बचने के लिए हम एक इंडिकेटर प्लांट्स को लगाते हैं, इंडिकेटर क्रॉप्स को लगाते हैं, जो कि अगर हमारा मेन क्रॉप शो नहीं कर रहा है, कोई भी सिम्टम, कोई भी स्ट्रेस शो नहीं कर रहा है, अगर उसमें अगर थोड़ा सा भी उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट्स है, वाटर अगर उसमें डिप्लीट हो चुका है, तो वो इंडिकेटर प्लांट हमें बहुत जल्दी शो कर देगा अपने सिम्टम्स से कि इसमें वाटर रिक्वायरमेंट्स हो चुकी है। उसी को बोलते हैं सिंपल भाषा में इंडिकेटर क्रॉप्स। ये डेफिनेशन आप देख सकते हैं, सम ऑफ द क्रॉप्स आर नोन टू बी स्पेसिफिक फॉर द ऑकरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ ए पर्टिकुलर डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट एग्जिबिटिंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। हाँ, कुछ स्पेसिफिक क्रॉप्स होते ही हैं उस इसमें न्यूट्रिएंट्स तो डिमांड, इसमें इंडिकेटर सम न्यूट्रिएंट्स। अच्छा, ये हम लोगों ने टॉपिक जो ले रखा है ये हमारा है इंडिकेटर क्रॉप्स। हाँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट टॉपिक में जो हम बात करना चाह रहे थे वो नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। ये हम लोगों ने जो ले रखा है वो एक है, जैसे कि अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो ये सब क्रॉप्स जो हैं हमें अपने सिम्टम्स से बता देते हैं कि इस एरिया में, इस जगह पे नाइट्रोजन की कमी है। जैसे नाइट्रोजन की कमी के लिए हम इंडिकेटर क्रॉप लगाते हैं सीरियल्स लाइक मेज, सोरगम और पल्सेस। या फास्फोरस की कमी देखनी है तो उसके लिए हम इंडिकेटर क्रॉप लगाते हैं टोमेटो, मेज, सीरियल्स, लूसर्न। आप ये देख सकते हैं, ये हम लोगों ने दे रखा है इसका PDF।
ये आपको क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आपको एक मिलने ही वाला है। ये सब जुबान पे आपका होना चाहिए। देखिए, जैसे सल्फ़र की बात करें तो लूसर्न या टी, कॉपर की बात करें तो सिट्रस और सीरियल्स। अगर कॉपर की कमी का पता करना है तो इसके लिए इंडिकेटर क्रॉप्स कौन होगा, तो सिट्रस या सीरियल्स रहने वाला है। कैल्शियम की बात करें तो कॉलीफ्लावर, टोमेटो, या मॉलिबेडनम की बात करें तो कॉलीफ्लावर, व्हिपटेल, मॉलिबेडनम। ये काफ़ी बार व्हिपटेल कॉलीफ्लावर का आ चुका है। तो ये जितने भी ये क्रॉप्स हैं आपकी जुबान पे होने चाहिए। एज इंडिकेटर प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट एलिमेंट, ये न्यूट्रिएंट वाला हम लोगों ने डाल रखा है। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले थे वाटर स्ट्रेस वगैरह में, उसका नेक्स्ट में बात करेंगे। होप करते हैं ये सिलेबस रहा, होप करते हैं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितने लोगों ने हमारा ये वीडियो देखा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और इस बार अब आपको, आप लोगों ने पिछले वीडियो में बोला था कि ये आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, तो इसके लिए माइक ले रखा है, आपको आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे आवाज़ कैसी आई थी और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और होप करते हैं आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। आपको नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी मिलने वाला है और बहुत जल्दी आप क्लास होने वाली है। और 2 से ढाई महीने में ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही सिलेबस, जैसे भी आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा उससे पहले सारे वीडियोज़ को, सारे PDF को प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो होप करते हैं आप लोग फ्री में सारा टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। और एक बार लास्ट में यही बोलूँगा, हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।